नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। हरियाणा में करीब 1 महीने तक चले विधानसभा चुनाव प्रचार के बाद शनिवार को प्रदेश के मतदाताओं ने अपना जनादेश ईवीएम में कैद कर दिया। 8 अक्टूबर को राज्य के 2 करोड़ 3 लाख वोटर 1031 प्रत्याशियों में से 90 विधायक चुनेंगे। 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों में 930 पुरुष और 101 महिलाएं हैं। एक चरण में इस चुनाव में छिटपुट विवाद के साथ शांतिपूर्ण मतदान समाप्त हो गया। प्रदेश में इस बार अच्छी वोटिंग देखने को मिली। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव के मुकाबले मतदान फीसदी काफी कम रहा। इस बार के चुनाव में 61% से अधिक मतदान देखने को मिला। वहीं मेवात, पलवल, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र में 65% से अधिक मतदान देखने को मिला। बता दें 2019 के विधानसभा चुनाव में 67.74% मतदान हुआ था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान पूरा हो गया। केवल एक चरण में 90 सीटों पर हुए मतदान में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचे। इसके साथ ही 1031 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इसके बाद 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और मतगणना के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि हरियाणा का धाकड़ कौन बनने जा रहा है। इस बीच वोटिंग में दिग्गजों ने भी अपना वोट डाला। सीएम नायब सिंह सैनी, अनिल विज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा समेत तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सीएम नायब सिंह सैनी, अनिल विज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने मतदान के बाद अपनी अपनी जीत का दावा किया। हालांकि इस बीच अनिल विज का दर्द भी निकलकर सामने आया। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है और शाम तक जनता फोड़ने वाली है और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। वो खाली है, झूठ का है। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता, वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया। सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें। किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने, क्षेत्रवाद उनके विकास के अंदर रहा और परिवारवाद के कारण से और दलितों के ऊपर जिस प्रकार का उन्होंने प्रताड़ना किया, दलितों को लगातार कांग्रेस पार्टी अपमानित करती रही। उनके विकास के बारे में दलितों की कोई योजना कांग्रेस ने आज तक नहीं बनाई। आज देश का, प्रदेश का हमारा जागरूक मतदाता इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो 2 प्रकार के चेहरे हैं। वो चेहरे बात तो करते हैं ईमानदारी की, काम लूटने का करते हैं। ये 2 चेहरे उनके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार आ रही है। देखिए, मैंने सारा विस्तार से बताया। मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, मांगूंगा भी नहीं। मैंने आज तक ऊपर वाले से नहीं मांगा। कभी मांगने की जरूरत भी पड़ी तो ऊपर वाले से मांगूंगा, नीचे वालों से नहीं मैं मांगता। मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था और 2009 से 2014 की प्लान में मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता था, सीनियर मोस्ट था। मैंने ही कांग्रेस के छक्के छुड़ाए। जिसने भ्रष्टाचार के केस है मैंने ही ढूंढे थे, मैंने ही उठाए थे, मैंने ही कांग्रेस के नाक में दम करा, मैंने ही कांग्रेस को उखाड़ के फेंका था। लेकिन उसके बावजूद मैंने कोई क्लेम नहीं करा। अब जब अदला बदली करी तब भी मैंने कोई क्लेम नहीं करा। लेकिन जब मनोहर लाल जी को हटा के एक बहुत ही जूनियर आदमी को बना दिया गया तो सारे हरियाणा में एक चर्चा फैली कि अनिल विज क्यों नहीं। तो हमारे कुछ सियाने लोगों ने जवाब दिया कि अनिल विज भी ठीक है, हमारा अच्छा वर्कर है, हम उसको भी बना सकते थे, लेकिन वो बनना नहीं चाहता। तो मैंने तो उस बात का जवाब दिया, अभी मैंने इनकार कभी नहीं करा, मांगा नहीं तो इनकार भी नहीं करा। और अगर पार्टी मुझे बनाएगी
मैं हरियाणा की तकदीर भी बदल दूंगा, हरियाणा की तस्वीर भी बदल दूंगा। और अगली मुलाकात अगर पार्टी ने चाहा आपके साथ मुख्यमंत्री आवास पर होगी। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा ने तो कहा है पूर्ण बहुमत आएगा एक बार फिर से। और क्या कहे वो, और क्या कहें, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं वो देखना, 8 तारीख को देखना आप। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लेकिन सुबह से सर आंकलन आपका क्या कह रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस को भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या 50+ का भारी बहुमत से। इश्यूज सर क्या रहेंगे हरियाणा के, जो आपको लगता है कि उस पर काम होना ये चाहिए? विफल सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, बेरोजगारी नंबर 1 कर दिया हरियाणा, महंगाई हर हिसाब से, कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं। सर सुबह से पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो कितना आपका आंकलन है कि कहां तक पहुंच पाएगा? आधे घंटे की वोटिंग अभी तो है, टाइम बाकी है, आधे घंटे का नहीं है। जितने भी पोलिंग स्टेशन पे आदमी पहुंच जाते हैं सबकी वोट डालनी पड़ेगी। 6 बजे तक जो भी एंटर हो जाएगा सबकी वोट गिनेंगे। कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस का अपना नियम है, विधायकों के मत लेंगे और हाईकमांड फैसला करेगा। हरियाणा वासियों को अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। सब वोट डालें, एक नई अच्छी साफ सुथरी सरकार बनाएं जो लोगों की सरकार हो, और वो केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है। आज भाजपा के दिन लद गए हैं, 10 साल इन्हें मिले लेकिन दिखाने को कुछ नहीं है। अब कहीं किसी गली में चले जाइए, हिसार की गली में चले जाइए, बस्ती में चले जाइए, शहर में कहीं भी आप देखिए, या पूरे हरियाणा में जो बदहाली हो गई है हमारे राज्य की, आज लोग उससे निजात पाना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर देखकर वोट ना मांगें, वो अपनी अगर कोई उपलब्धि हो वो गिनाकर वोट मांगने का प्रयास करें। चीज़ें आती हैं, उभरती हैं, आप लोग भी उसमें लोगों से बातें करते हैं, ये सब बात है, लेकिन फैसला हाईकमांड का होगा। मुलाकात हमारे हाईकमांड से होती रहती है, सबसे होती रहती है, विचार विमर्श होता है, पार्टी की 100 बात होती हैं, चुनाव से संबंधित 100 बात होती हैं, तो ये सब आपस में हम करते रहते हैं। मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा होगा। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी, और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाए, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाए। वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है। मैं हमेशा ये कहीं पे भी हूँ, जब मतदान का दिन होता है तो हर हालत में अपने गांव में आता हूँ और अपना वोट कास्ट करता हूँ। एक एक वोट से ही देश और प्रदेश का फैसला होता है कि किसके पक्ष की सरकार बने। आज भी अपना वोट डालने हूँ, अपनी सरकार बनाने है। जेजेपी का तो जमानत भी नहीं बची और कांग्रेस सत्ता से दूर चलेगी। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार नहीं है, अच्छे लोग नहीं है जिनको टिकट दे करके चुनाव लड़ा सके। भाजपा को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया। आज से 6 महीने पहले लोग इंतजार कर रहे थे कब चुनाव होगा। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उभर करके आएगी। दरअसल यूं तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है और अपनी अपनी सरकार बनाने का दोनों दावा कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही जेजेपी और इनेलो ने भी मजबूती से ताल ठोकी है। वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता का जनादेश 8 अक्टूबर को किसके पक्ष में जाता है और हरियाणा की चौपाल का असली धाकड़ कौन बनता है। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम पहुंचे और यहां कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी विकास योजनाओं का शुभारंभ कर दिया। अब मौसम चुनावी है तो जनसभा तो होगी, इसलिए पीएम मोदी ने उद्घाटन कार्यक्रम के बाद लोगों को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना पर कई आरोप लगाए। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के वाशिम में पीएम मोदी ने दी सौगात। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सभी दलों के बीच वार पलटवार तेज हो चला है। बीजेपी के सबसे बड़े आइकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को एक के बाद एक सौगात देते जा रहे हैं। दिन था शनिवार और जगह थी महाराष्ट्र की वाशिम, जहां प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जगदम्बा माता मंदिर पोहरा देवी में दर्शन पूजा अर्चना की। उन्होंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधियों पर श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लगभग 9.4 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त भी जारी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, नवरात्रि के इस पवित्र समय के दौरान मुझे पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। साथियों, नवरात्रि के इस पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। वाशिम में प्रधानमंत्री ने क्या क्या दिया? प्रधानमंत्री ने 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष AIF के तहत 1,920 करोड़ रुपए की 7,500 से अधिक परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने मवेशियों के लिए एकीकृत जीनोमिक चिप और लैंगिक रूप से चयनित शुक्राणु प्रौद्योगिकी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 9,200 किसान उत्पादक संगठनों FPO की शुरुआत की, जिनका कुल कारोबार लगभग 1,300 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना के तहत महाराष्ट्र में 19 मेगावाट क्षमता के 5 सौर पार्क का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। हरियाणा के मतदाताओं से अपील। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, दोस्तों, आज हरियाणा में भी मतदान हो रहा है। मैं हरियाणा के सभी देशभक्त लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। आपका वोट हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथियों, आज हरियाणा में मतदान भी हो रहा है। मैं हरियाणा के सभी देशभक्त लोगों से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें। आपका वोट हरियाणा को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कांग्रेस की सोच शुरू से ही विदेशी। पीएम मोदी ने जनसभा में कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के बाद बंजारा समुदाय का नाम और गौरव बहाल करना भारतीय सरकार की जिम्मेदारी थी। हालांकि कांग्रेस सरकारों ने बंजारा समुदाय को मुख्य धारा के समुदायों से अलग थलग कर दिया। कांग्रेस की सोच शुरू से ही विदेशी रही है। पीएम ने कहा, अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा और आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज सरकार ने इस पूरे समुदाय को ही अपराधी घोषित कर दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, आजादी के बाद ये देश की जिम्मेदारी थी
कि बंजारा समाज की चिंता करे, उन्हें सही सम्मान दे। और उस समय कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? कांग्रेस की नीतियों ने इस समाज को मुख्य धारा से काट कर रखा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पर जिस परिवार ने कब्जा किया, उसकी सोच शुरू से ही विदेशी रही है। अंग्रेजी हुकूमत की तरह ही ये कांग्रेसी परिवार भी दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को अपने बराबर नहीं मानते। इन्हें लगता है भारत पर एक परिवार की ही हुकूमत रहनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ये हक देकर गए थे। इसलिए उन लोगों ने बंजारा समाज के प्रति हमेशा अपमानजनक रवैया बनाए रखा। साथियों, एनडीए की केंद्र सरकार ने ही गुमंतु, अर्धगुमंतु समुदाय के लिए कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस समाज के सांस्कृतिक पहचान को सही सम्मान मिले, इस दिशा में भी बीजेपी सरकार और एनडीए सरकारें लगातार काम कर रही है। विकास की गति तेज करने के लिए यहां राज्य सरकार ने संत सेवालाल महाराज बंजारा तांडा समृद्धि अभियान भी चलाया है। साथियों, हमारे इन प्रयासों के बीच आपको ये भी याद रखना है कि कांग्रेस और महाआघाड़ी का आपके प्रति क्या रवैया रहा है। जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तब पहरा देवी तीर्थ क्षेत्र के विकास की योजना बनी थी, लेकिन बीच में महाआघाड़ी की सरकार आई और उन्होंने इस काम पर ब्रेक लगा दिया। पोहरा देवी तीर्थ क्षेत्र का विकास तब आगे बढ़ा जब महायुति शिंदे जी के नेतृत्व में फिर से यहां सरकार बनी। आज इस योजना पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तीर्थ स्थल के विकास से भक्तों को आसानी होगी और आसपास के क्षेत्रों में विकास भी तेज होगा। ड्रग्स के जरिए कांग्रेस धन जुटाना चाहती है। पीएम मोदी ने जनसभा में दिल्ली में हाल ही में जब्त किए गए हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हाल ही में दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई थी। इस मामले में एक कांग्रेस नेता संदिग्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ड्रग्स के जरिए युवाओं को नशे की ओर धकेलकर चुनाव लड़ने के लिए धन जुटाना चाहती है। बीजेपी अपनी नीतियों से वंचित समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ लूटना जानती है। कांग्रेस गरीब को गरीब बनाकर रखना चाहती है। कमजोर और गरीब भारत कांग्रेस को उसकी राजनीति को बहुत सूट करता है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस के खतरनाक एजेंडों को विकास सपोर्ट, किसका सपोर्ट मिल रहा है? जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। इसलिए समय एक होने का है। हमारी एकता ही देश को बचाएगी। भाइयों और बहनों, मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। सीएम शिंदे ने जताया पीएम का आभार। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विकास योजनाओं के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम शिंदे ने कहा, बंजारा सामाजिक सांस्कृतिक विरासत असलेल्या नंगारा म्युझियमचं लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या शुभ हस्ते झालेला आहे। हा क्षण हा ऐतिहासिक दिवस आहे। हा सुवर्णाक्षराने लिहून ठेवावा असा दिवस आहे, कारण हा आपल्यासाठी आनंदाचा आणि अभिमानाचा दिवस आहे। खरं म्हणजे हे म्युझियम पाहिलंय, हे पोहरा देवी बंजारा समाजाची काशी म्हणून ओळखतो आपण। खऱ्या अर्थाने आज इथं काशी उभी राहिली आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही।
आणि म्हणून आज जे काही इथे उभं केलेलं आहे पोरादेवीचं वास्तू जी आहे तिथे सगळी बंजारा समाजाची संस्कृती परंपरा सगळं दाखवलेलं आहे. खरं म्हणजे हे फार तुम्ही भाग्यवान आहात की जेव्हा रामराव महाराजांनी इच्छा व्यक्त केली होती की हे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी एकदा या ठिकाणी यावं, पण ते कुणाच्या नशिबात योग आला नाही. तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नशिबात योग आला आणि आज त्याचं लोकार्पण झालेलं आहे. दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द होने की संभावना जताई जा रही है. चुनाव आयोग राज्य का दौरा कर सभी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है. ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी और केंद्र सरकार लगातार विकास योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने में जुटी हुई है. इससे पहले केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी. इसमें महाराष्ट्र को सबसे अधिक 1492 करोड़ रुपए का पैकेज मिला. हरियाणा के बाद अब राहुल गांधी ने मिशन महाराष्ट्र की तैयारी शुरू कर दी है. दरअसल महाराष्ट्र में भी इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है. माना जा रहा है कि राहुल गांधी के महाराष्ट्र दौरे से कांग्रेस का चुनावी अभियान शुरू हो गया है. हालांकि शनिवार का दिन महाराष्ट्र में दिलचस्प ये रहा कि एक तरफ वाशिम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोल्हापुर में मौजूद थे, जहां राहुल ने एक बार फिर संविधान की रक्षा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण पर मौजूदा 50% की सीमा हटाना जरूरी है. हम इसको हटाने के लिए कानून पारित करना सुनिश्चित करेंगे. राहुल ने किया शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं. दिलचस्प ये रहा कि पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों बड़े नेता शनिवार को महाराष्ट्र में थे. यहाँ पीएम मोदी ने वाशिम में योजनाओं की सौगात दी, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया. राहुल गांधी ने कोल्हापुर के कस्बा बावड़ा इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया. बता दें कि यहाँ शिवाजी की प्रतिमा ढह जाने के बाद काफी विवाद देखने को मिला था. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, हम शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन कर रहे हैं और यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, भारत दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई देख रहा है. आज हम यहाँ ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं. शिवाजी महाराज की ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है. मूर्ति जब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं. हम यहां आए या कोई यहां आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं. तो जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, उनके जितना नहीं शायद हम ना कर पाए, मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए. राहुल का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा. छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोल्हापुर में बड़ा ऐलान भी कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी. आरक्षण पर फिलहाल 50% की लिमिट है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे खत्म करने की बात कही है. दो चीजें तो बिल्कुल साफ है और मैंने पार्लियामेंट में कह दी है और वो शुरुआत है. पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा. और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं
आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। ये हमारा रेप्यूटेशन है। हमने कहा कन्याकुमारी से शुरू होगी, कश्मीर में बंद होगा, खत्म होगी। कन्याकुमारी से कश्मीर गए। तो पहला स्टेप, ये जो फॉल्स सीलिंग, आर्टिफिशियल सीलिंग लगा रखी है, इसको हटाना है। और दूसरा स्टेप, जिसको मैं क्रांतिकारी स्टेप कहता हूं, जाति जनगणना। जातिगत जनगणना कोई रोक नहीं सकता। आरक्षण की सीमा के वादे के बाद राहुल ने जिक्र किया जातिगत जनगणना का और कहा कि जैसे ही मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि जनता को सच पता चले और वो जान सके कि देश को चलाने का सिस्टम किसके हाथ में है। राहुल ने एक वादा किया और कहा कांग्रेस जातिगत जनगणना कराएगी, ये होने से कोई रोक नहीं सकता। अब जैसे ही मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, वैसे ही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सारे के सारे कहते हैं जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक्सरे करवाने में क्या प्रॉब्लम है? सच्चाई निकालने में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि ये सच्चाई से डरते हैं। ये चाहते हैं कि देश के जनता को पता ना लगे, 90% को पता ना लगे देश का धन, देश की संस्थाएं, देश को चलाने का सिस्टम किसके हाथ में है, कितना किसके हाथ में। और यह भी मैंने कहा दिया है, खारगे जी ने कहा है, मैंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप ने वर्किंग कमेटी में कहा है कि 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको तोड़ेंगे और जाति जनगणना को लोकसभा में, राज्यसभा में पास करके दिखाएंगे। और आप यह भी समझ लीजिए, इसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। मोदी जी कुछ भी कर लें, कोई भी डांस गाना कर लें, बीजेपी कोई भी नाच ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, आप देखना, लिख के ले लो, जाति जनगणना हिंदुस्तान की लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा और कानून बनेगा। संविधान के मुद्दे पर पीएम को घेरा। राहुल गांधी ने संविधान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहले नरेंद्र मोदी कहते थे 400 पार, उसके बाद हिंदुस्तान की जनता ने कहा कि इसको छुआ तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद मोदी जी को संविधान के सामने सर झुकाना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ये कुछ भी कर ले, लेकिन हम संविधान को नहीं जाने देंगे। आपने देखा होगा, देखिए, आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार कह रहे थे, याद है आपको? 400 पार, 400 पार, मुस्कुराते थे, 56 इंच की छाती थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हिंदुस्तान की जनता ने बिना उन्हें एक शब्द बोले उन्हें कह दिया, इसको आपने छुआ, फिर देखो क्या होता है। और आप सबको बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने सिर पे ऐसे लगाया। वो लगाना पड़ा, वो इस किताब को मानते नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने उन्हें कहा, भैया सिर झुकाओ और इसको अपने माथे पे लगाओ, और उनको करना पड़ा। यह है हिंदुस्तान की जनता की शक्ति और हिंदुस्तान की जनता का ज्ञान। वो समझते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति समझता है कि अगर ये चला गया तो सब कुछ चला गया, और इसको हम कभी जाने नहीं देंगे। ये कुछ भी कर लें, ये नहीं जाएगा यहां से। दरअसल कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का महाराष्ट्र के कोल्हापुर का दौरा इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है। चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का यह कार्यक्रम अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर कांग्रेस के लिए अहम जगह है। बता दें, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद विवाद शुरू हो गया था और विपक्षी दलों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निशाना साधा था। इस क्षेत्र में कांग्रेस को काफी सीटें मिली हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी यात्रा जरूर शुरू कर दी है। स्पेशल रिपोर्ट एनवी न्यूज। न्यूज नाउ में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।